बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकनॉमी के बारे में। अब चूँकि थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, इसलिए इसको बनाने में, इसको थोड़ा सा उस तरीके से डिज़ाइन करने में थोड़ा सा मुझे वक्त लग गया, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो ये टॉपिक है, इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन कर लिया है कि इंशाअल्लाह ताला मैं अब आप लोगों को ये समझा पाऊँगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट समझने की बात है वो क्या है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकनॉमी है क्या चीज़ आखिर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी स्टडी है कुछ कंडीशंस की। उन कंडीशंस को हम जो है ना वो स्टडी करते हैं। उन कंडीशंस के अंडर क्या होता है कि प्रोडक्शन हो रही होती है। यानी कि अब सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं कि जो एक स्टेट होती है आपकी, उसके अंदर लाजमी सी बात एक कानून होता है। ठीक है, अब वो जो ट्रेड से रिलेटेड जो कानून होता है वो लाजमी सी बात है लागू हो रहा होता है, और उसी ट्रेड से रिलेटेड कानून के अंडर आपकी जो प्रोडक्शन होती है वो हो रही होती है। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो आपका करंट सिस्टम आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर चल रहा है, जो सिस्टम, जो कानून हम फॉलो कर रहे हैं, उसका जो बुनियादी नज़रिया है वो आपका कैपिटलिज्म है। ठीक है, तो अब ये एक समझने की बात है कि ये थोड़ी सी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड भी है। इसके अंदर बेसिकली हम देखते हैं जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसको हम देखते हैं, और उसके अंदर हम फाइनेंस देखते हैं और मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ ऑफ द कंट्रीज़ उनको देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें होती हैं ये ग्लोबल ट्रेड से जो है ना वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। जो ग्लोबली जितने भी कानून बन रहे होते हैं, ग्लोबली जितने भी जो है ना वो कोई भी रिफॉर्म्स हो रही तो उनका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है एक स्टेट के ऊपर, स्टेट की पॉलिसीज़ के ऊपर। ठीक है, और इसी तरह से जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है, किसी भी कंट्री की कोई फॉरेन पॉलिसी होती है, तो जो वो ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली जो ट्रेड और टैरिफ से रिलेटेड होती है ना, जैसे कि आप कोई ट्रेड करते हो तो लाजमी सी बात है इसमें बेसिकली टैरिफ्स वगैरह आ जाते हैं, रेगुलेशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी अपनी कंट्री को, जो उसकी कंट्री की इकनॉमी होती है, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा और क्या इसके बारे में हम जान सकते हैं कि ये एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिंक्स को जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सप्लोर करती है। कि इंटरनेशनल लेवल पर एक तो हम जानते हैं ना कि भाई आपका डोमेस्टिक लेवल पर, नेशनल लेवल पर होता है, और एक आपका इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है। ठीक है, मामला तो होता क्या है, बेसिकली पॉलिटिक्स जो होता है, पॉलिटिकल एक्शन जिसको हम कहते हैं, वो आपका जो है ना वो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्शन किस तरह से आपका इकोनॉमिक्स को जो है ना वो शेप कर रहा है, और इकोनॉमिक फोर्सेस जो हैं आपकी, हम ये देखते हैं कि वो किस तरह से जो है आपकी पॉलिटिकल, जो आपकी जितने भी स्टफ्स होते हैं उसमें डिसीजन मेकिंग होती है ना, तो वो डिसीजन मेकिंग को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही हैं इकोनॉमिक फोर्सेस। तो इनका आपस में इस तरह का एक रिलेशनशिप होता है। ठीक हो गया, एक जो है ना हमारे पास हैं सुसान स्ट्रेंज। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो आईपीई होती है आपकी, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकनॉमी होती है, वो आपका सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स। अब देखें, आप बाकी लोग आपके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर जोर देने को सोशल फैक्टर को भी इंक्लूड किया, तो इस तरह की जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो जो है ना आपका ग्लोबल सिस्टम को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, और वहाँ पर भी किस चीज़ को, ख़ास तौर पर वहाँ पर भी ख़ास तौर पर आपका प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के अलावा जो आपका एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी, जो भी आपकी वैल्यूज़, कल्चर और हिस्ट्री होती है ना, वो आपकी इन तमाम चीज़ों के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही होती है। जो भी आप प्रोडक्शन होती है आपकी, या जो भी आपकी जो है ना जो चीज़ें होती हैं ग्लोबल सिस्टम के अंदर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड, जो आप प्रोडक्ट्स करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आप देखते हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो आप ग्लोबली ये तमाम चीज़ें करते हैं उसमें आपकी वैल्यूज़, कल्चर और हिस्ट्री आपकी रिफ्लेक्ट हो रही होती है। आपकी बेसिकली आइडियोलॉजी शो हो रही होती है। जैसे कि अमेरिका को आपने देखा कि उसने अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के अंदर फैलाया, कैपिटलिज्म को। ठीक है, तो उसमें उसकी वैल्यूज़, उसका कल्चर, उसकी हिस्ट्री हमें दिखती है। ठीक हो गया, अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री और इसका ओरिजिन समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकनॉमी है क्या चीज़। ठीक है, अब चूंकि इसमें इकोनॉमिक्स को आपको समझना है, तो अब इकोनॉमिक्स के अंदर भी जो है ना वो समझना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ हम इस तरह से इसको डिस्कस करेंगे
कि टॉपिक इंशाअल्लाह ताला आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो इसकी इसलिए हिस्ट्री को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो टर्म पॉलिटिकल इकोनॉमी है ये ओरिजिनेट हुई थी फ्रांस के अंदर और 17th सेंचुरी में हुई थी। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि सबसे पहले जो ये काम शुरू हुआ है पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर बात होना शुरू हुई है ये 1615 में हुई है, जो कि एक असल में जो है ना एक फ्रेंच फ्रेज़ हुआ करता था, इकनॉमी पॉलिटिक। ये एक बंदे थे आपके, ये जो नाम लिखा हुआ है इनका, इन्होंने दिया था, अपनी एक बुक थी इनकी ट्रीटी, ये जो नाम लिखा है इनकी बुक का, ठीक है, आई इकोनॉमिक पॉलिटिक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ट्रीटाइज पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग, आप पॉलिटिकल इकोनॉमी को जो है ना वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके जो है ना वो कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आपका जो है ना उसके बाद आपका 1761 में जो सर जेम्स स्टुअर्ट थे, उन्होंने एक इंक्वायरी की इनटू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और उन्होंने हेल्प ली कि हाउ पॉलिटिकल सिस्टम, जो इन्होंने देखा ना कि विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स, लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस, ये तमाम चीज़ों को हम यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए दैट हाउ पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन्फ्लुएंस ईच अदर, ठीक है। तो ये जो है ना हम सहारा किस चीज़ का लेंगे, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का और लॉ का। अब इसमें इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, आपका लॉ भी आ जाएंगे। लॉ में आपके वही जो ट्रेड से रिलेटेड कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस तो वैसे ही आएगा ना, कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स तो हैं ही हैं, ठीक है। तो इसमें ख़ास तौर पर जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म है, वो इसमें एक बड़ी मिसालें हैं हमारे पास कि भाई ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है जो आपके पास कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का, इसके आपको पता है कैपिटलिज्म का जो पॉलिटिकल सिस्टम आएगा आपका वो डेमोक्रेसी होता है, और कम्युनिज्म का क्या होता है वो आपको पता है कि उसके अंदर आपका फिर जो है ना वो वन पार्टी रूल ही आ जाता है, ठीक है। वो ठीक है, इलेक्शंस होते हैं लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट फिर एक ही पार्टी की होती है, ठीक है। अब क्या है, ओरिजिनली क्या था इसका मतलब, ओरिजिनली इसका मतलब था कि स्टडिंग प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग को हम स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि इसका रिलेशन क्या है विद लॉ, कस्टम एंड गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये तमाम बातें आप लोगों को हो सकता है कुछ जो है ना वो समझ आ रही हो, कुछ नहीं समझ आ रही हो, ठीक है। तो ये आप समझ लें, सिर्फ हम फिलहाल इसका एक जो है ना वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ना ये इवॉल्व हुआ है ये। तो उसके बाद आप लोगों को पता है कि 1776 में जो भी इकोनॉमिस्ट, हमारे जितने भी इकोनॉमिक्स के जो हैं लोग, वो समझते हैं कि उनको पता ही है कि एडम स्मिथ जो थे उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी 1776 में। तो उसमें इन्होंने कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था फ्री मार्केट्स के तौर पर, कि भाई फ्री मार्केट होनी चाहिए, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको ये बता दूं मैं कि इसके ऊपर जो आपके लेनिन है ना, जो आपके थे क्या नाम था इनका, व्लादिमीर लेनिन जो थे आपके, उन्होंने इस बात को अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि भाई कैपिटलिज्म जो है ना वो काफ़ी सदियों पुराना कॉन्सेप्ट है, और वो जो है ना वो जो इम्पीरियलिज़म है, वो जब हम थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज़म को पढ़ेंगे उसमें हम ये बात देखेंगे भी। तो उन्होंने यही बताया कि इम्पीरियलिज़म के रूप में जो आपका कैपिटलिज्म है वो पूरी दुनिया के अंदर फैला है, ठीक हो गया। लेकिन बहरहाल ये एडम स्मिथ ने 1776 में इसके ऊपर एक किताब लिखी थी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, और बताया था कि भाई गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि ये जितने भी फ़िलासफ़र्स थे इनके आइडियाज़ क्या क्या थे, और किस तरह से आपको देखेंगे कि बाय द टाइम बिंग हिस्ट्री में इन आइडियाज़ को हमने लिया छोड़ा, कई दफ़ा हमने लिबरलिज़म को छोड़ा, फिर हमने लिबरलिज़म की तरफ वापस आए, उसमें कुछ तब्दीलियाँ की, रियलिज़म के अंदर जो है ना हमने कुछ चीज़ें देखी। तो ये हम एक शुरू से इसका हम एक जो है ना वो ज़रूर देखेंगे, हिस्ट्री, इसकी ओरिजिन ज़रूर देखेंगे, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिकल, अब क्योंकि देखें जो इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं तो आपको यहाँ पर बैठ गए इतने, क्योंकि उसमें तो आपको लाजमी सी बात है बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्सपर्ट होने के लिए आपको बैचलर्स की डिग्री करनी पड़ती है। तो अब वो तमाम चीज़ें जो है ना वो तो हम नहीं पढ़ सकते यहाँ पर, तो इसीलिए वो तमाम चीज़ों को समराइज़ करने के लिए हमने एक फ़्लो चार्ट बनाया है, जिसके अंदर हमने जो एवोल्यूशन ऑफ आईपीई है या हिस्ट्री ऑफ आईपीई है वो हमने देखी है कि दुनिया के अंदर किस तरह से कब कब किस किस वक्त में क्या क्या पॉलिसी आई।
तो उसी में हम कुछ चीज़ें ऐसी भी डिस्कस कर लेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन बाय द वे वो ज़रूरी हैं आपके लिए उनको समझना। ठीक है, तो एवोल्यूशन इसकी हम देखते हैं सबसे पहले कि जो आपने देखा कि जो भी आपकी पॉलिटिकल थ्योरी थी, आपने देखा ना रियलिज्म पॉलिटिकल थ्योरी थी आपकी, आपका जो है ना लिबरलिज्म के अंदर आपका उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट आपने देखा, हम पढ़ चुके हैं वो तमाम चीज़ें। लेकिन जब जब उन थ्योरीज की जो है ना जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था उनका वो दुनिया में डोमिनेट था, तब तब उन्हीं थ्योरीज की जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स थे वो भी डोमिनेंट थे। ठीक है, अब जैसे रियलिज्म था ना वो तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट था, लेकिन उसी का सॉरी वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था। अब रियलिज्म का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट होगा वो क्या होगा, वो आपका ऑब्वियसली मर्केंटिलिज्म होगा। तो वो हम देखेंगे कि वो कैसे, मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। तो हम देखते हैं कि प्री 1700, क्योंकि हमने देखा था कि 1615 में ये काम शुरू हुआ था ना, फ्रेंच जो फिलोसफर थे उन्होंने अपनी किताब में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया था। तो उस वक्त क्या था कि कोई लॉज नहीं थे। ठीक है, सिर्फ क्या था, प्रिज्म्स थे, प्रूफ्स थे, आइडियाज़ थे, लाइकलीहुड, ये तमाम चीज़ें उस वक्त थी प्री 1700 के अंदर। ठीक है, अब वहाँ पर हम क्या किया करते थे, वहाँ पे हम लाजमी सी बात है प्रिज्म्स प्रूफ्स ये कहाँ मिलेंगे, हम ये चीज़ें ये हमें हिस्ट्री में मिलेंगी। तो हम हिस्ट्री को यूज़ करते हुए प्रिडिक्शंस किया करते थे। ठीक है, अब वहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की इकनॉमी के लिहाज से, वो ये है कि देखें पॉपुलेशन का और इकनॉमी का आपको पता है कि जो है ना इनका रिलेशनशिप होता है। अब देखें ये जो हमारे पास ब्लू लाइन आ रही है ना यहाँ पे नीचे वाली, ये आपकी पॉपुलेशन की लाइन है। ये 1700 से पहले यही सब चलता था कि पॉपुलेशन आपकी बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है। अब आप जब देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो इकनॉमी आपकी नीचे होती है, और आपकी जब भी आपकी जो है ना वो पॉपुलेशन कम होती है तो इकनॉमी आपकी ऊपर होती है। आप ये देखें। ठीक है, अब ये कब था, ये आपका प्री 1700 में था। उस वक्त इंडिया जो है ना वो 24% जो है ना वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग करता था, और चाइना 30% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग करता था। अब ये तमाम जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसका 55% जो है आपका सिर्फ एशिया में होता था, और बाकी सारा आपका वेस्ट में हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है ना वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, जिसमें आपका ख़ास तौर पे लैंड आती है ना, जो वो भी आपकी जो है ना फर्टाइल लैंड, वो उनके पास उसकी कमी थी। ठीक है, तो यूरोप के पास कोई सफिशेंट रॉ मटेरियल नहीं था उनके पास कि वो उसको एक्सपोर्ट करके कोई जो है ना एग्रीकल्चरल कोई लैंड में जो है ना कोई भी क्रॉप्स लगाकर उनको वो एक्सपोर्ट करें। ये तमाम चीज़ें जो है उनके पास इस तरह के सफिशेंट रॉ मटेरियल नहीं था, लिहाजा उन्होंने एजुकेशन पे, रिसर्च पर और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया। ठीक है, तो 1800 के जो है ना आते आते 1800 के टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना वो एज अ बिग पावर आपका एमर्ज होना शुरू हो गई थी। हम ये टॉपिक यूएस हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ चुके हैं, वो वीडियो भी अगर नहीं देखिए तो आप देखें, आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से दुनिया में क्या जो है ना वो तब्दीलियाँ आई। अब वो तो ठीक है, टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि बड़ा जो है ना इकोनॉमिकली बड़ा चेंज क्या आया, देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन से। अब पॉपुलेशन तो वही उसी हिसाब से घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है। चलें आप मान लें कि पॉपुलेशन फिर एक टाइम पे, लाजमी बात है जब सस्टेनेबल जो है ना वो आपके पास चीज़ें होंगी तो फिर पॉपुलेशन भी आपकी बढ़ेगी, वो घटने के बजाय। ठीक है, लड़ाइयाँ कम होंगी, तो ये पॉपुलेशन भी इस तरह से आपकी बढ़ी है, और ठीक है पॉपुलेशन एक हिसाब से आपकी जो है ना वो कांस्टेंट ही रही। लेकिन इकनॉमी को देखा हमने कि वो एकदम बूस्ट कर गई। ठीक है, एकदम इकनॉमी आपकी बूस्ट कर गई, और 97% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वेस्ट के पास आ गया। एकदम इतनी बड़ी आपने देखा कि अकुमुलेशन ऑफ वेल्थ इनके पास आ गई, अकुमुलेशन ऑफ आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग थी वो इनके पास आ गई, और सिर्फ 1.5 जो है परसेंट आपकी वो इंडिया में रह गई। आपको अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि फिर चाइना में कितनी होगी, उसमें भी तकरीबन इतनी ही होगी आपकी। तो अब क्या हुआ, अब 1800 के ख़त्म होते होते, जैसे 1900 के बिल्कुल शुरू में ही हमने देखा कि कैटेगराइजेशन ऑफ वर्ल्ड जो है ना वो हो गया। आपने देखा कि 3 किस्म की हमारे पास जो है ना वो कैटेगरीज हमारे पास सामने आती है कि एक तो फर्स्ट वर्ल्ड आती है। फर्स्ट वर्ल्ड कौन सी जो है ना वो कंट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर ही ऐसे कंट्रीज जिसमें ह्यूज इकनॉमी होती है उनकी। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ होते हैं वो तमाम, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, जिसमें आपको पता ही है कि यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये कुछ ही गिने चुने ही कंट्रीज़ यहाँ पर होते हैं आपके।
फिर एक सेकंड वर्ल्ड बन गई थी आपकी, ये तब बनी थी जब आपका कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। और उस वक्त जो भी यूएसएसआर, आपको पता है रशिया के अंदर जब जो है ना वो सोवियत रेवोल्यूशन आया, तो वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था, तो उसमें आपका फिर जो है ना ये यूएसएसआर जब बना तो इसके लाजमी बात है काफ़ी सारे अलायंस थे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, पोलैंड, यूगोस्लाविया, कुछ और यूरोप के अंदर इसके जो है ना वो अलायंस थे। तो ये तमाम लोग जो थे ना ये क्या करते थे, ये वो जो गैप था जो जो है ना वो आया था इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ के बीच में और जो है ना आपका अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में, उसको ब्रिज करने की कोशिश की इन्होंने कि भाई हम रिच और पुअर कंट्रीज़ के बीच में जो गैप आ गया उसको हम ब्रिज कर देंगे, ठीक है, तो ख़त्म करेंगे एक तरह से। तो ये जो है ना वो कम्युनिज़्म को हमने कोशिश की, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कम्युनिज़्म आएगा वर्किंग क्लास के थ्रू, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो आपके आपने देखा था कि जो किसान थे आपके ज़्यादातर वो आपके इस रेवोल्यूशन के अंदर शामिल थे, ठीक है। फिर आपके कुछ थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो कि बिल्कुल पुअर कंट्रीज़ थे, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है। ये आपका उस वक्त 1900 के आते आते ये कैटेगराइजेशन हो गई थी। तो स्कॉलर्स ने सोचा समझा कि भाई ये क्यों इतना गैप आया, इस गैप को जो है ना वो समझने के लिए उन्होंने इस इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकनॉमी, इस जो है ना वो टर्म को जो है ना उन्होंने अप्रोच किया, और इन्होंने कहा कि भाई ये जो हम जो है ना इसको, इस फिनोमिनॉन को स्टडी भी करेंगे, इसकी गैप कैसे आ गया, और इस गैप को ख़त्म करने की कोशिश भी हम करेंगे। ये है बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकनॉमी का मकसद, ठीक है। तो ये इनका मकसद क्या है कि हमने जो है ना वो सॉल्यूशंस भी निकालने हैं वाइल स्टडीइंग हिस्टोरिकल आउटकम्स, हिस्टोरिकल इकोनॉमिक अप्रोचेस, ठीक है। तो हमने जो यही हम देख रहे हैं अभी, हिस्टोरिकल इकोनॉमिक अप्रोचेस क्या हैं वही हम चीज़ें देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो स्कॉलर्स ने भी इन्हीं को पढ़ा और सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की। तो अब एक बात आप लोगों ने सुनी ही होगी, बड़ी मशहूर सी बात है कि हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। इस बात को समझें गौर से कि इस एक बात को आप लोगों ने समझ लिया तो आप समझे कि आईपीई को आप समझेंगे कि हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज़ अबाउट द कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। कि जो हिस्ट्री है आपकी वो तो उसके अंदर आप खुद देखेंगे जितनी भी हिस्ट्री आपको मिलेगी तो उसमें पॉलिटिक्स ही बेसिकली आपको मिलेगी। तो पॉलिटिक्स जो होती है वो आपके जो है ना इकोनॉमिक कंट्रोल का आउटपुट होता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो भी आप बनाते हैं दूसरे स्टेट्स के साथ, जब आप ट्रेड करते हैं, कोई भी जो है ना लेन देन का काम करते हैं, तो आप उसके अंदर आपका एटीट्यूड क्या होता है, आपकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, आपकी बार्गेनिंग, हर चीज़ देखी जाती है। तो ये टैक्स टैरिफ्स वगैरह जो होते हैं इसके अंदर, जो कंट्रोलिंग इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ये तमाम चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो इन्हीं की वजह से आपका जो है ना वो आपका पॉलिटिक्स जो है ना वो उसका आउटपुट है, ठीक है। पॉलिटिक्स को जो है ना हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, आपने भी देखा, हमने सब ने देखा कि जो है ना वो 1492 में, 1492 से 1606 में एक काम हुआ था। ये एक बैकग्राउंड मैं आपको समझा रहा हूँ कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन अमेरिका हुआ था। कि आपने देखा जब एरा ऑफ इम्पीरियलिज्म जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर आपके जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, यूके, फ्रांस, ठीक है, आपके जो है ना और स्पेन, ये कंट्रीज़ इन्होंने जाकर अमेरिका के अंदर कॉलोनीज़ बनाई थी, ठीक है। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो जो कॉलोनियलिज्म है और उसको और इम्पीरियलिज्म को वो एक ही चीज़ समझते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ आगे हम देखेंगे कि क्या फ़र्क है इनमें। बहरहाल तो अब वैसे इम्पीरियलिज्म के अंदर जो दो चीज़ें आती हैं वो कॉलोनाइजेशन और मर्केंटलिज्म आता है, ठीक है। तो कॉलोनाइजेशन तो पॉलिटिकल हो गया आपका, और मर्केंटलिज्म जो है ना वो इकोनॉमिक थ्योरी है जो आपके सिलेबस के अंदर भी है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि मर्केंटलिज्म कैसे आया, ये आपका इसी इम्पीरियलिज्म का जो है ना वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और इम्पीरियलिज्म आपका जो है ना वो क्या है, वो रियलिज्म है असल में, ठीक है, गलत लिख दिया, ये रियलिज्म है आपका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मर्केंटलिज्म क्या था। इसका एक बेसिकली हम जो है ना इसका ओवरव्यू लेंगे, इसको ऑब्वियसली हम आगे तो डिस्कस करेंगे जब इसका सेक्शन आएगा। फिलहाल हम इसकी जो है ना वो एवोल्यूशन देख रहे हैं आईपीई की।
तो मर्केंटलिज्म में बेसिकली होता क्या था कि प्रोटेक्शन ऑफ मर्चेंट्स थ्रू नेवी, जो आपकी कि जो मर्चेंट्स होते थे, ठीक है, मर्चेंट्स कौन होते हैं? वो जो आपके ताजिर होते हैं ना, जो शिप्स में सामान वगैरह लेकर जाते हैं, तो उनको आप नेवी प्रोवाइड करते थे ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो। तो ये वहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकला है। लेकिन जो आपका विद इन कंट्री होता था, तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता था कि एक आप मैक्सिमम यूज़ ऑफ लैंड आप करते हो ताकि आप क्रॉप्स लगा सको, आप फसल लगा सको, ठीक है। और इसमें काम क्या करते हैं आप कि आप इसकी जो अपने इंपोर्ट्स होती हैं, दूसरे मुल्कों से जो सामान मंगवाते हैं आप, उसको आप बंद करते हैं, कहते हैं भी हम ज़्यादा सामान नहीं मंगवाएंगे, मिनिमाइज़ करते हैं या ख़त्म कर देते हैं, और अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोचें कि हर मुल्क अगर इंपोर्ट को बंद कर दे कि भाई हम सामान बाहर से कुछ नहीं मंगवाएंगे, और जो है ना वो क्या करेंगे कि सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, हर मुल्क यही करना शुरू कर दे, तो फिर आप मुझे बताएं कि इंपोर्ट कौन करेगा? फिर तो इंपोर्ट कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो अब काम किया था मर्केंटलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बेसिकली यूके ने क्या किया था कि यूके आपका ज़्यादा था, थोड़े से पैसे, कुछ पैसे लिए और अफ्रीका आ गया, ठीक है। अफ्रीका में आके उसने वहाँ से कुछ जो है ना वो स्लेव्स ख़रीदे, जिसको हम कहते हैं चीप लेबर उसने ख़रीदे, ठीक है। और वो आया आपका यूएसए में, ठीक है। यूएसए में आकर उसने क्या किया, वहाँ पर उसने जो है ना वो उन जो वो लेबर्स थे उनको वहाँ पर उसने बेचा, और वो यूएसए में लेबर बेचा, रॉ मटेरियल उठाया, और रॉ मटेरियल को उठाकर सस्ता रॉ मटेरियल यूके लेकर आया वो, ठीक है। और यूके लाकर लाजमी सी बात है फिर वहाँ पर इन्होंने जो है ना वो काम करते थे, फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर जो है ना वो ये करते थे। अब ये आपका जो है ना इसके अंदर आपका प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी आ जाती है, ठीक है। ये तो हमने देखा ना कि एक मर्केंटलिज्म जो एक आपने देखा था कि यूके किस तरह से इसको एक्सरसाइज करता था, इस थ्योरी को, मर्केंटलिज्म को, तो उसके अंदर ही लोग प्रोटेक्शनिज्म का सहारा लिया करते। तो आज दिन तक भी आप देखते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ प्रोटेक्शनिज्म का सहारा लेते हैं, लेकिन एवरी टाइम जब भी आप प्रोटेक्शनिज्म का सहारा लेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मर्केंटलिज्म की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म बहरहाल मर्केंटलिज्म का हिस्सा तो है, लेकिन जो है ना वो हम ये नहीं कह सकते कि प्रोटेक्शनिज्म सिर्फ मर्केंटलिज्म का हिस्सा है, और भी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, वो आगे ऑब्वियसली हम देखेंगे। अब क्या था, ऐसा जब सब कुछ चल रहा था, जब तमाम चीज़ें आप प्रोटेक्शनिज्म करोगे, इंपोर्ट्स को आप कम करोगे और एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करोगे, तो इससे होगा क्या? इससे लोग यही सोचेंगे कि भाई जो आपकी जो है ना जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप गंदम लगाते हैं ना, अपने यहाँ पे उगाते हैं, तो लोग सोचेंगे यार गंदम ही क्यों लगाएं फिर हम, ठीक है। फिर हम ऐसा करते हैं कि भाई हम जो है ना वो सोना तलाश करते हैं, ठीक है, हीरे तलाश करते हैं, तो वो इन चक्रों में पड़ जाएंगे। अब न्यूनेस नहीं होगी, मार्केट के अंदर कोई न्यूनेस नहीं आएगी, ठीक है, ये सब चलता रहेगा। तो फिर ऐसे टाइम में इस तमाम चीज़ को चैलेंज किया कि प्रोटेक्शनिज्म को और अपनी जो है ना वो इस थ्योरी को कि आप यहाँ से स्लेव लाते हैं और जो है ना वो स्लेव को यहाँ पर बेचते हैं यूएसए के अंदर, फिर रॉ मटेरियल लेकर जाते हैं अपने यूके। तो क्या होता है कि आप ये बेसिकली यहाँ पर यूएसए में जो स्लेव्स को लाते थे ना, तो ये यहाँ पर बेचते भी थे और ख़ुद भी, क्योंकि ये लाजमी बात है ये यूके वाले ही थे ना जो यूएसए में आए थे और यहीं पर उन्होंने स्लेवरी शुरू की थी, तो यही उन्हीं स्लेव्स को एज अ लेबर भी यूज़ करते थे, और वहीं पर जो उन लेबर से जो आउटपुट मिलता था, जो रॉ मटेरियल की सूरत में हमें मिलता था आउटपुट, उस रॉ मटेरियल को आप लाते थे यूके। इसके लिए काफ़ी किस्म के एक्ट्स भी लगाया करते थे, वो ऑब्वियसली हम मर्केंटलिज्म को देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। अब क्या है कि इसको चैलेंज किया एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस में, जो आपका 1776 तक ही चला ये। तो 1606 से 1776 तक आपका मर्केंटलिज्म ही एक तरह से डोमिनेंट था दुनिया के अंदर। उसमें कॉलोनाइजेशन थी, लाजमी सी बात है, आपने देखा था कि वो मैक्सिमम बेनिफिट टू योर मदरलैंड, ये इसका जो है ना मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट था। तो इसको चैलेंज किया और फ्री मार्केट की तरफ लेकर आए हमें एडम स्मिथ। इन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए मार्केट के अंदर, मार्केट सेल्फ रेगुलेटरी है, ठीक है। आप गवर्नमेंट का काम ये कि वो प्रॉपर्टी राइट्स को इंश्योर करे, लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स दे, यानी कि कोई अगर चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी ले सके,
ठीक है। और स्टेट जो है ना वो आपका एज अ नाइट वॉचमैन जो है ना वो आपका काम करेगा, चौकीदार, ठीक है, सिंपली इसको चौकीदार ही कहेंगे हम। यहाँ पर प्रॉब्लम राइज होती है, प्रॉब्लम ये राइज होती है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से, ठीक है, जो न्यूनेस नहीं थी ना वो न्यूनेस तो ख़त्म हुई, लेकिन एक और प्रॉब्लम आई कंपटीशन की, कि कंपटीशन शुरू हो गया मार्केट के अंदर और शॉर्टेज आ गई, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों की शॉर्टेज शुरू हो गई। एडम स्मिथ ने कहा, इसका जवाब दिया कि भाई जो कंपटीशन है वो असल में गुड है, अच्छी चीज़ है कंपटीशन। क्यों? क्योंकि जब कंपटीशन आएगा तो क्वालिटी आएगी आपके पास और वैल्यू आएगी, आप वैल्यू ऐड करोगे चीज़ों के अंदर, उनको बेहतर इनोवेशंस आएंगी यहाँ पर, ठीक है। और शॉर्टेज का जो जवाब उन्होंने दिया कि भाई शॉर्टेज जो है वो टेम्परेरी है, कुछ दिनों तक रहेगा और उसके बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, आपका शॉर्टेज। तो ये उन्होंने हमें जवाब दिया इन दो चीज़ों का। अब हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट ये निकला कि लो डिमांडेड गुड्स, लोगों ने जो है ना वो लो डिमांडेड जो है ना वो गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, यानी कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस उन्होंने शुरू किए वो असल में लो डिमांडेड थे। इसको हम कहते हैं एजिटेशन, यानी कि जो आपकी डोमेस्टिक लेवल की इंडस्ट्रीज थी वो आपकी फ्लॉप हो गई, ठीक है, जो आपकी डोमेस्टिक लेवल पे थी। तो अब क्या हुआ, फिर से प्रोटेक्शनिज्म आ गया, प्रोटेक्शनिज्म वॉज बैक, ठीक है। और आपका उसके बाद फिर इसी प्रोटेक्शनिज्म की वजह से जो है ना मर्केंटिलिज्म की वजह से आपका वर्ल्ड वॉर 1 हुई, ठीक है। तो आपका जो है ना वो ये प्री वर्ल्ड वॉर 1 का एरा हमने देखा कि आपको पता है वर्ल्ड वॉर आने से पहले पहले जो है ना वो ये प्रोटेक्शनिज्म वापस आ गई थी चीज़ दुनिया के अंदर, और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गया था, क्योंकि लाजमी सी बात है आप जब प्रोटेक्शनिज्म करोगे तो अपने मुल्क का आपका जो किसान है आप उसको तो ठीक है प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी इंडस्ट्री को, जो नई इंडस्ट्री है उसको तो प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल रिलेशंस अपने ख़राब कर रहे हो, दूसरे मुल्क आपसे नाराज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शनिज्म वॉज देयर, हमने देखा। और ये क्या था, ये जो है ना वो रियलिस्ट डोमिनेंस यहाँ पर आपने देखी, ठीक है, कि आपने देखा कि ये जो है ना वो प्री वर्ल्ड वॉर जो है ना एरा जो था उसके अंदर रियलिज्म जो था वो डोमिनेंट था, ठीक है, और उसी रियलिज्म की वजह से आपका वर्ल्ड वॉर 1 हुई, ठीक हो गया। क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट मर्केंटिलिज्म के अंदर भी है ना कि मैक्सिमम बेनिफिट टू योर मदरलैंड। अब 1920 में क्या होता है कि बूम आता है, कैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपको सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, आपको पता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई, और वुड्रो विल्सन ने, आपको पता है कि इसी ट्रीटी ऑफ वर्साइल के जो है ना 14 पॉइंट्स दिए, और लास्ट पॉइंट जो था उसमें उन्होंने बताया कि आप जो है ना वो लीग ऑफ नेशंस बनाएंगे, यानी कि इंस्टीट्यूशन का रोल आ गया। तो इंस्टीट्यूशन का रोल आया तो फिर लिबरलिज्म आया। अब लिबरलिज्म जो आया इकोनॉमिकली जो भी था, तो उस टाइम आपको पता है कि हर्बर्ट हूवर जो है ना वो यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट थे। तो वो क्या थे, वो यही जो है ना वुड्रो विल्सन की आइडियोलॉजी, यानी कि लिबरलिज्म, जिसको हम क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं, तो उनका मानना यही था कि गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, एक्सट्रीमली फ्री मार्केट, इसको हम कहते हैं लेसेस फेयर, ठीक है। तो दोबारा वही मसला अगेन कि आपने जब इतना फ्री हैंड दे दिया लोगों को, फ्री मार्केट आपने दे दी, तो इसमें क्या होगा कि लोग इस जो है ना वो फ्री मार्केट का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू करेंगे, रैंडम इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ठीक है, और उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, ठीक है, करप्शन होगी, पता नहीं क्या क्या तमाशे होंगे, मोनोपलाइजेशन होगी, और कोई आपका जब गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा तो आपको पता है फिर छुतर बेमहार, ठीक है, फिर ये इस तरह से चलता रहेगा मामला। तो यही हुआ, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, सब अपने मुंह पे चल रहे थे, ठीक है। तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया, आपने देखा यूएसए के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया, हमारी वीडियो इसके ऊपर मौजूद है, यूएस हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं। तो वॉल स्ट्रीट जो था, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो क्रैश कर गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, और आपने देखा कि बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें ख़राब हुई, ठीक है, ड्राउट आया, काफ़ी कुछ हुआ। तो ये इसके ऊपर हमारा एक सेपरेट लेक्चर हमारा बना हुआ है, तो ग्रेट डिप्रेशन जानना है तो वो लेक्चर देखें, ठीक है। अब क्या होता है कि उस ग्रेट डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए हर्बर्ट हूवर ने कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने कहा भाई मार्केट, एडम स्मिथ ने कहा है कि भाई
जो शॉर्टेज होगा वो आपका जो है ना वो शॉर्ट रन होगा, लिहाजा बस ठीक है, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा, मार्केट सेल्फ रेगुलेटरी है। तो 1932 में दोबारा इलेक्शन हुआ यूएसए के अंदर, और उस वक्त आपका जो एक प्रेसिडेंट आए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने आपको न्यू डील दी थी। अब ये न्यू डील क्या थी, ये भी हमारे जो है ना एक नई वीडियो, हमारी एक वीडियो है यूएस हिस्ट्री के अंदर कि ग्रेट डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए न्यू डील दी थी। तो उसमें हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि हमने उसके अंदर जो एफ डी रूजवेल्ट थे, उन्होंने कीनेशियन इकोनॉमिक मॉडल जो है ना उसको ऑप्ट किया। कीनेशियन इकोनॉमिक मॉडल क्या था, वो ये मॉडल था कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी मार्केट में, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देगी, गवर्नमेंट जो है ना वो स्टिमुलस देगी, जो है ना इंडस्ट्रीज़ को लॉस हुआ है उनको सहारा देगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी। तो गवर्नमेंट, ये उन्होंने आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट का मार्केट से रोल ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि प्राइसेस हैं, टैक्स है, ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट के काम की हैं। तो कीनेशियन इकोनॉमिक मॉडल जो था वो था तो लिबरल, ठीक है। अब लेकिन वो एक जो है ना वो फ्री मार्केट तो थी, लेकिन रेगुलेटेड फ्री मार्केट थी कि गवर्नमेंट का रोल होगा, गवर्नमेंट मार्केट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो ये गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर इन्हांस हुआ, ठीक है। ये थी हमारी कीनेशियन इकोनॉमिक अप्रोच। और आपको एक बात मज़े की मैं बता दूं कि आज दिन तक भी हम कीनेशियन इकोनॉमिक अप्रोच को ही फॉलो करते हैं। वो कैसे करते हैं और ये कब ख़त्म हुआ फिर वापस आया, ये हम देखते हैं इसको, ठीक है। अब क्या हुआ, जो आपकी कीनेशियन इकोनॉमिक मॉडल आया, इसके अंदर गवर्नमेंट का रोल आया, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा हुआ। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि जो आपकी स्किललेस गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी जो स्टेट्स हैं आपकी, जितनी भी जिनके पास स्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा कि यूरोप जो था उस वक्त, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, वो शुरू कहाँ से हुआ था, वो यूएसए से शुरू हुआ था। तो यूएसए ने, जो उसके पास, यूएसए के पास पैसे ख़त्म हुए, उसने यूके से अपने पैसे मांगे। यूके ने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, उसके पास जितने थे उसने दिए, तो यूके भी डूब गया। ये तो पहले का डूबा हुआ था, इसको भी लेकर डूब गया, ठीक है। ये जब जो है ना डूबन डुबाई हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप के अंदर यूएसए ने तो चलो ओवरकम कुछ ना कुछ कर लिया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले पहले तक भी यूरोप के अंदर हालात ठीक नहीं थे। उस डिप्रेशन के काफ़ी असरात थे, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है आपका। और हमें क्या था, हमें एक ग्लोबल फंड की ज़रूरत थी, और अमेरिका को भी ये चाहिए था कि वो पहले से ही एक ग्लोबल फंड बनाता। अगर इतना ही उसको शौक़ था एक वर्ल्ड एरिना में परफॉर्म करने का, यूएस हिस्ट्री में हम देख चुके हैं तमाम यूएसए की कारस्तानियाँ, तो उसको इतना ही अगर शौक़ था यूएस इसको यूरोप से पैसे मांगने का, तो उसको चाहिए था कि पहले से एक ग्लोबल फंड बनाता ना, और उस ग्लोबल फंड से वो खुद पैसे लेता डिप्रेशन के टाइम पे, ठीक है। जो कि एक कीनेशियन अप्रोच भी थी एक तरह से, कि आप जो है ना वो, मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये मैंने ग्राफ आपसे डिस्कस नहीं किया, कि देखें जब आप जो है ना हाई टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, तो इसमें आप देखेंगे कि जब भी ये इकनॉमी है आपकी, ठीक है, ये ऊपर जाती है और नीचे आती है, तो जब ये कम होगी तो आप सब्सिडी देंगे, ठीक है, और जब ये हाई होगी तो आप उस वक्त टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। जब भी इकनॉमी उरूज पे होगी तो टैक्सेस ले लो, और जब वो इकनॉमी नीचे आए तो आपने उस वक्त सहारा देने के लिए आपने एक स्टिमुलस प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये काम करना चाहिए था यूएसए को, ठीक है, लेकिन ये काम उसने नहीं किया, और जो है ना वो फिर से आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, ठीक है। यूरोप के अंदर हुई, तो लाजमी बात है फिर यूएसए को पार्टिसिपेट करना पड़ा, उसके अंदर अलग कहानी है। तो 1945 में फिर से हमने प्योर लिबरलिज्म की तरफ, कीनेशियन मॉडल को छोड़ के प्योर लिबरलिज्म की तरफ हम आए, प्योर लिबरलिज्म की तरफ। अब ये क्या था, ये हम देखते हैं कि जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने कलेक्टिवली रिफॉर्म्स की तरफ उन्होंने रुख किया। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पॉलिटिकली, तो हमने डिस्कस कर लिया था लिबरलिज्म के अंदर कि इन्होंने यूनाइटेड नेशन बनाई थी, ये आपका सिक्योरिटी काउंसिल, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ
ह्यूमन राइट्स, ये तमाम चीज़ें इन्होंने बनाई थी। बट इकोनॉमिकली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया, और ये इन्होंने बनाया था ब्रेटन वुड्स के अंदर। और उसी ब्रेटन वुड्स के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, यही कलेक्टिवली जो आए थे इन्होंने कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर, और इन्होंने आपके कुछ काम किए। ग्लोबल फंड की बात की थी ना हमने, तो ग्लोबल फंड के लिए इन्होंने कुछ काम किए। इन्होंने एक इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये एक बैंक बनाया इन्होंने। इसका काम था सिर्फ डेवलपमेंट को फंड करना, कहीं पर भी डेवलपमेंट करनी है जैसे कि डैम्स वगैरह है तो वहाँ पे इन्होंने फंड देना है। तो बाद में इसको फिर बदल के आपको पता है वर्ल्ड बैंक कर दिया गया, ठीक है। और आईएमएफ इन्होंने बनाया, जो कि इसका काम था कि आप जितने भी जो कंट्रीज़ हैं उनको जो उनका एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट हम पढ़ चुके हैं अपने पाकिस्तान अफेयर्स के जो है ना वो इकोनॉमी के सेशन में, कि एक्सचेंज रेट जो है आपका वो उसकी वजह से जो आपका इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट होता है। अगर आपका एक्सचेंज जो आपका रिजर्व्स होंगे, सॉरी, जो फेडरल रिजर्व्स होंगे, ठीक है, तो उसी फेडरल रिजर्व्स की मदद से आपका एक्सचेंज रेट जो है ना वो डिटरमाइन हो रहा होता है। तो वो जब आपको पता है इकोनॉमी नीचे जाएगी तो फिर आपका एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, एक्सचेंज रेट क्या हो गया आपका, वो डॉलर के मुकाबले में हमारा जो रुपीस की वैल्यू है वो कम हो गई, ठीक है। तो अब क्या किया, आईएमएफ ने हमें लोन दिया फॉर स्टेबलाइजिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो अब क्या है, वो आईएमएफ ने हमें लोन तो दे दिया, लेकिन कभी उसको लोन वापस जो है ना वो मिलता है, कभी नहीं भी मिलता, तो वो एक अलग कहानी है, वो हम देखते हैं फिर। तो बहरहाल इन्होंने एक और काम जो किया था, उन्होंने आपका जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, ये इन्होंने काम किया और कहा कि भाई हम एक जनरल एग्रीमेंट करेंगे और हम जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हो। टैक्सेस जो है ना वो एक फिट कर दिए कि भाई इससे ज़्यादा जो है ना वो फिक्स कर दिया अमाउंट कि इससे ज़्यादा नहीं होंगे टैक्सेस, इससे कम तो हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन वहाँ पर बायसनेस आना शुरू हो गई। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, वो आपका जो है ना वो ईरान के साथ अगर ट्रेड करेगा तो वो उसको जो है ना वो टैरिफ्स कम ही लगाएगा उसके ऊपर। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ जो है ना वो ट्रेड करेगा तो वो वहाँ पर कहेगा नहीं मैं तो इसको नहीं दूंगा रियायत, मैं तो इससे ज़्यादा पैसे लूँगा। तो वहाँ पर वो जो है ना आप देखते हैं कि बायसनेस आ जाती है। तो इस बायसनेस को ख़त्म करने के लिए तो आपका जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ था, इन्होंने फिर क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं। तो इसने एक चीज़ निकाली एमएफएन की, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। अब क्या था, इन्होंने कहा कि ठीक है आपकी मर्जी है कि आप पाकिस्तान को कहा कि आपकी मर्जी, आप ईरान को कम रेट देते हो, आप ईरान को एज अ जो है ना ये आप मोस्ट फेवर्ड नेशन बना रहे हो ना, तो आपने ईरान को कम रेट दिया, कम टैरिफ लगाया उस पर। लेकिन अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये रिक्वायरमेंट है कि जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उन तमाम को फिर आपने वही रेट देना होगा जो आपने एमएफएन को दिया है, अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन को दिया है, यानी कि ईरान को दिया है। तो एक टाइम में आपने सुना था कि पाकिस्तान ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो अवार्ड दिया, तो उस पर लोगों ने बड़ी बातें की कि ये क्या हो गया, वो कि जो है ना इंडिया के हम जो है ना बागी हो गए, अपने मुल्क से बगावत कर रहे हैं, इंडिया को हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन कर दिया। तो वो ऐसा नहीं है, वो असल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना वो एक हमारे ऊपर कंपल्जन थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, बेसिकली आपने देखा है कि इन्होंने जो आपकी गवर्नमेंट है स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसका रोल फिर से एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है, मार्केट के अंदर से, और इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है उसको इन्हांस कर दिया। अब देखें ये जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बना दी ना, ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और जो आपका ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशंस के बनाने के बाद एक जो है ना उस वक्त तो ठीक है आपने देखा कि प्योर लिबरलिज्म था दुनिया के अंदर, ठीक है। और ये प्योर लिबरलिज्म को यूज़ कौन लोग कर रहे थे, जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ थे, जिसमें आपके यूएसए, यूके, ये तमाम कंट्रीज़ आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है ना ये काम तो किया
ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। आप लोग भी सोच रहे होंगे बड़ा अच्छा काम किया कि आपने देखा कि उन्होंने गवर्नमेंट का जो रोल था उसको मिनिमाइज़ किया, दोबारा से मिनिमाइज़ किया, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल है वो उन्होंने यहाँ पर जो है ना ज़्यादा उसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये आप देखें कि 19 जो है ना वो 70s 60s 70s के आसपास, तब तक तो ये थ्योरी ठीक ठाक चलती रही। ठीक है, उस वक्त कुछ और थ्योरीज़ ने भी जन्म लिया। वो कौन सी थ्योरीज़ थी? वो जो है ना आपकी जो है वो मार्क्सिस्ट जो थी, आपकी मार्क्सिस्ट थ्योरी, जिसको जो है ना दोबारा से रिप्रेजेंट किया उस वक्त के हालात को समझने के लिए, उसको हम कहते हैं नियो मार्क्सिस्ट। ठीक है, ये नियो मार्क्सिज्म की जो थ्योरी थी उस टाइम इसने सर उठाया। और नियो मार्क्सिज्म क्या बात करती है? उसकी बुनियादी बात ही है कि डिपेंडेंसी। ठीक है, और डिपेंडेंसी का क्या मतलब है? डिपेंडेंसी का ये मतलब है कि जो अमीर मुल्क हैं उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बना के रखा है कि जैसे जो गरीब मुल्क हैं वो कभी अमीर हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये एक जो है ना आर्ग्यूमेंट दिया था उस वक्त 1960 से 70। खैर ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त जो है ना, अच्छा डिपेंडेंसी कैसे है ये समझने की बात है। तो ये आपने देख लिया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है ख़ास तौर पे, ये लोन देगा तो जो है ना वो लाजमी सी बात है अगला मुल्क जो है ना वो अगर उस लोन को रीपे जो है ना उसको पे बैक नहीं कर पाया, और इंटरेस्ट के साथ, आप तो उसकी फेस वैल्यू तो देनी है लेकिन इंटरेस्ट भी उसका साथ देना है, तो ये अगर वो नहीं कर पाया तो लाजमी सी बात है जो है ना अब क्या करेगा आईएमएफ? तो आईएमएफ के ऊपर इस तरह से एक बर्डन क्रिएट हुआ, बर्डन ऑफ लोन्स। ये आईएमएफ के ऊपर एक जो है ना बर्डन क्रिएट हुआ, इसको हम एज अ प्रॉब्लम हम इसको कंसीडर करते हैं। तो जो इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ थे वो जो है ना वो आपने देखा कि गरीब थे और गरीब होते ही चले गए ना फिर, क्योंकि एक दफ़ा जब कर्ज़े की वो आती है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि मिसाल के तौर पर अब नवाज़ शरीफ ने कर्ज़ा लिया, ठीक है, आईएमएफ से लोन लिया, और उसने जो है ना वो प्रोजेक्ट्स लगाए, बनाए बहुत सारे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना काफ़ी सारा काम किया उसने। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका रिज़ल्ट एक दिन में तो नहीं आएगा, 2 दिन में या 5 साल में तो नहीं आएगा, उसको तो कम से कम 15 साल 20 साल लगेंगे ना। तो अब क्या है कि वो लोग फिर जो है ना ये इस चीज़ को नहीं समझते, तो फिर वो वोट नहीं देते उसको, तो वो पॉलिसी जो है ना फिर उसके अंदर गड़बड़ आ जाती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कई और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि डिपेंडेंसी क्रिएट होती रहती है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें, तो इसका फिर एक हल निकालने की कोशिश की इन्होंने कि हम जो है ना वो ISI करेंगे, यानी कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप जो आपके जो भी इंपोर्ट कर रहे हो सामान, दूसरे मुल्कों से मंगवा रहे हो, उसको सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दो, यानी कि उसको खुद बनाना शुरू कर दो। ठीक है, तो अब क्या है, ठीक है आपने कहा कि भाई जो है ना हमें जो है ना वो करना है कि हम बनाएंगे, ठीक है, खुद बनाएंगे। तो पाकिस्तान ने फिर ये काम किया, 1960 में पाकिस्तान ने ISI के ऊपर काम किया, और ISI में पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, पाकिस्तान ने स्टील मिल्स लगाई थी। ठीक है, और जो है ना और इंडस्ट्री उसने लगाई थी, और उसके अलावा एक और मशहूर इंडस्ट्री जो उसने लगाई थी वो आपका ये इस तरह का एक आपने देखा था, एक छोटा सा जो है ना एक फ़ोन बना हुआ था। ये आपने देखा था, इसके ऊपर जो है ना लिखा होता था कि टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, इस तरह कुछ लिखा होता था, TA या इस तरह कुछ लिखा होता था। तो ये जो है ना वो फ़ोन इन्होंने बनाना शुरू किया। ये क्या था, इन्होंने बेसिकली करना शुरू किया, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने काम शुरू किया। ठीक है, और फिर जो है ना उसके बाद लाजमी बात है इस काम के लिए भी इनको मशीनरी चाहिए थी। अब मशीनरी के लिए भी आपको लोन लेना पड़ेगा, तो फिर से आप लोन की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो फिर इसका भी एक और हल हमने क्या निकाला कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ जाएंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन की क्या मतलब है कि आपकी जो भी स्ट्रेंथ है ना, जो भी चीज़ आप एक्सपोर्ट करने में माहिर हो, अच्छी चीज़ आपके पास है, क्वालिटी है, तो आप उसके अंदर एक्सपर्टी हासिल करो। तो हमने भी ये किया, पाकिस्तान ने भी यही काम किया। पाकिस्तान ने फिर क्या किया, इन्होंने एक बनाया आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। ठीक है, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के अंदर इन्होंने बनाया, और जो है ना इसमें इन्होंने जो है ना मैंगो, ऑरेंजेस,
फ्रूट्स, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर में पाकिस्तान आगे आगे। तो ये चीज़ें इन्होंने क्या कहा, हमने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, इनको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और इम्पोर्ट हम नहीं करेंगे। मगर अब इम्पोर्ट नहीं करेंगे आप, लाजमी बात है, हर कंट्री कोई भी इम्पोर्ट नहीं करेगा तो फिर कहाँ जाएंगे। तो लिबरलिज्म की थ्योरी ने फिर यही कहा कि इम्पोर्ट भी करो एक्सपोर्ट भी करो, बस ट्रेड करो, ठीक है ना। उसको ये कंसर्न नहीं है कि स्टेट्स का क्या होगा, उसको ये कंसर्न है कि इंटरनेशनल जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बढ़े, ठीक है। बहरहाल फिर पाकिस्तान की जो आजकल जो इसके बाद जो है ना इन्होंने इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसका नाम जो है ना वो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, TDA, ठीक है, TDAP, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये इन्होंने काम किया, ठीक है। तो अब आप देखें कि इस तरह से डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है, ठीक है। बहुत सारे मुल्कों ने यही काम किए लेकिन वो नहीं आइसोलेट नहीं हो पाए। चाइना ने किया, नॉर्थ कोरिया ने किया, जो है ना इस तरह की कंट्रीज़ ने काम किया, अपने आप को अलग करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो है ना ये डिपेंडेंसी वाली प्रॉब्लम आई और IMF के ऊपर बर्डन आना शुरू हुआ काफ़ी ज़्यादा। तो इन्होंने क्या किया कि 1980s में इन्होंने वॉशिंगटन कंसेंसस बुलाया। इसके फिर 10 पॉइंट्स अलग से हैं, ये आप लोग जो है ना वो गूगल भी कर लेंगे, आप लोगों को मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँ। तो ये एक न्यू इकोनॉमिक सिस्टम था। इसके अंदर क्या किया इन्होंने, इसके अंदर वही इन्होंने काम किया कि टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि प्राइवेटाइज करो, गवर्नमेंट का रोल फिर से जो है ना वो ख़त्म करके प्राइवेट जो है ना वो लोगों को प्राइवेटली जो है ना वो आप दो उनको कंपनीज, ठीक है। तो इसमें आपने देखा था कि जो है ना काफ़ी सारे जो है ना वो लोगों ने यहाँ पे हमारे जो है ना वो कौन थे इस टाइम, आपका जो ज़ियाउल हक जो थे, उन्होंने क्या किया था कि जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन का काम भी उन्होंने किया था, ठीक है। तो नो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर एक्सचेंज, यानी कि आपने जो फॉरेक्स का जो मार्केट है जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हम जिसको कहते हैं, जहाँ पर करेंसी एक्सचेंज होती है, ठीक है, उसके लिए भी कोई रेगुलेशन नहीं थी। पहले तो इन्होंने ये किया था कि जो है ना आपका जो आपने देखा था कि IMF ने ये काम किया था ना कि उसने फिक्स जो आपके एक्सचेंज रेट्स थे उसको जो है ना इन्होंने क्या किया था, उसको स्टेबल करने के लिए इन्होंने आपको लोन दिया था, ठीक है, ताकि आप अपने एक्सचेंज रेट्स को जो है ना फिक्स कर सको और जो है ना काफ़ी और काम भी कर सको आप। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया था, अभी इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो थी वहाँ पर जिन्होंने जो है ना उसकी पॉलिसी को ही ख़त्म कर दिया कि अब जो है ना कोई फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं होगा, ठीक है ना, वो एक्सचेंज रेट मार्केट खुद डिटरमाइन करेगी, ठीक है। अब ये फिक्स एक्सचेंज रेट और जो है ना एक फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट होता है, ये जो है ना थोड़ी लंबी जो है ना बहसें हैं, इनके अंदर हम नहीं जा रहे फ़िलहाल। आप यही समझें कि जो करेंसी एक्सचेंज करने का रेट है वो जो है ना फिक्स भी होता है, ठीक है, और जो है ना वो क्या होता है कि वो फ्लक्चुएट भी करता है, दो किस्म के होते हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या किया हमने कि हमने जो है ना इसको हमने जो है ना फ्री कर दिया। हमने कहा नो मॉनेटरी पॉलिसी, कि अब जो है ना वो हम खुद नहीं डिसाइड करेंगे बस, बल्कि मार्केट डिसाइड। फिक्स में क्या होगा कि आप खुद डिसाइड कर रहे होंगे ना, लेकिन जो आपकी होगी फ्लक्चुएटिंग उसमें मार्केट डिसाइड कर रही होगी, तो मार्केट ही डिसाइड करेगी अब, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी ये वॉशिंगटन कंसेंसस के ऊपर, इसमें जो पॉइंट्स थे 10 पॉइंट्स आप लोग देख लेना, मैं तो कुछ इसके थीम्स ही लिखे हैं यहाँ पे। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आई कि कोई इसमें जो है ना रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है ना, यानी कि डोमेस्टिक जो आपकी अगर इकनॉमी है वो बूस्ट कर रही है नहीं कर रही उससे मतलब नहीं है, बस ट्रेड करो आप, ठीक है। और आप जो है ना वो जो है ना गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उस टाइम आपने देखा था कि वो कौन थे आपके जिन्होंने PIA को जो है ना बेचने की कोशिश की थी, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बेच भी दी थी, लेकिन जो है ना वो उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। तो इसमें आपने देखा था कि जो आपके जो शौकत अज़ीज़ थे, ठीक है, उन्होंने जो है ना वो आपने देखा कि काफ़ी चीज़ों को बेचने की कोशिश की और काफ़ी चीज़ें वो बेचने में कामयाब भी हो गए थे, जिनमें आपने देखा कि उन्होंने PTCL को उन्होंने बेच दिया, ठीक है। उसके अलावा जो आपका KESC उसको भी इन्होंने बेच दिया, ठीक है। और इन्होंने फिर PIA को भी बेचने की कोशिश की थी लेकिन वो
नहीं हो सका, आपको पता है मामला नहीं हो सका, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने जो है ना रेलवे को भी बेचने की कोशिश की थी, ये काम भी वो फिर नहीं कर पाए। तो ये काम किसने किया, ये काम जो थे आपके ये शौकत अजीज़ जो थे उन्होंने ये काम किया, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना यहाँ पर थी। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा, फिर से वही एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कंपटीशन की, और उस कंपटीशन का फिर एक नुकसान ये था कि जो डोमेस्टिक जो आपकी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, वो जो है ना वो तबाह होना शुरू हो गई, ठीक है। उनका जो है ना वो काम ख़राब हो गया, वो बिल्कुल जो है ना वो पीछे हो गई। तो अब क्या था, स्टेट्स का जो रोल था वो बिल्कुल यूज़लेस हो गई थी बिल्कुल। अब सारी चीज़ें तो आपको पता है, जो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशंस थी और जो आपके पावरफुल कंट्रीज़ थी, इनकी मदद से जो आपका जो आईएमएफ और इनकी जो है ना पॉलिसीज़ आ रही थी हमारे सामने, तो ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस जो आया हमारे पास, इसमें कंपटीशन, और आपने देखा कि विड्रू फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जो थी आपकी, स्टेट जो थी आपकी, वो हर डिपार्टमेंट से निकल गई, हर डिपार्टमेंट से उसने वो कर लिया। ये वो टाइम है जिसको हम कहते हैं नियो लिबरलिज्म का, ठीक है। यह नियो लिबरलिज्म का इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो यही वॉशिंगटन कंसेंसस के 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये नियो लिबरलिज्म हमारे पास आ गया 1980 के टाइम पे, ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि फिर एक मुसीबत आई, ये जो है ना जो प्रोग्राम इन्होंने सेट किया था ये भी नहीं चल पाया। तो हमारे पास 2008 में अमेरिकन रिसेशन आ गया, ठीक है। ये क्या था, आपने देखा कि नियो लिबरलिज्म हमें बताता है कि यहाँ पर हमारे पास एक्सेस ऑफ लोन्स हमने दिए थे बैंक्स ने, ठीक है। एक्सेस ऑफ लोन्स दिए थे, उनके डोमेस्टिक लोन्स ने भी, डोमेस्टिक बैंक्स ने भी जो है ना वो लोन्स दिए थे। क्यों, फ्री मार्केट, ठीक है ना, और जो है ना वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं हो, प्राइवेटाइजेशन हो, आम आवाम का रोल हो, तो फिर तो यही सब कुछ होगा। तो बैंक्स को ने फिर लोन्स भी देने शुरू किए। तो बहुत सारे, अब कि बैंक क्या करता था, बैंक ये करता था कि बैंक जो है ना अब एक बहुत सारे लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देता था। अब देखें, बैंक ने एक बंदे को लोन दिया मिसाल के तौर पर 5,000, इस दूसरे को भी दिया 5,000, तीसरे को भी दिया 5,000, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बैंक ने इस पर रेट जो लगाया है वो 3 रुपये लगाया है, ठीक है, 3 रुपये, ठीक है, जमा 3, इसको भी 3, इससे भी 3 रुपये देने हैं वापस, ठीक है। यानी कि सब ने मिलाकर कितने, 8 रुपये देने हैं, ठीक है। और बैंक ने टोटल कितने रुपए दिए, आपने देखा कि बैंक ने टोटल 15 रुपए दिए। तो अब इनमें से अगर 2 लोग भी दे देते हैं वापस, तो बैंक के तो पैसे आ गए ना। अब वो जो एक देगा वो पूरा जो है ना बैंक को प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें होना शुरू हो गई अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो फिर जो मनी थी उसकी आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस भी शुरू हो गई। अब क्या होता था कि ठीक है, आपने देखा कि जो है ना लोन देते थे लोगों को, उसको कहा भाई 5 रुपये आपके हुए। अब वो 5 रुपये तो बैंक में ही पड़े हुए हैं, लेकिन किसके नाम पर कर दिए, बैंक ने इस बंदे के नाम पर कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से इसके भी नाम पे कर दिए, इस तरह इसके भी नाम पे कर दिए। अब लोगों को ये लग रहा है कि टोटल 15 रुपये हैं, लेकिन असल में बैंक के पास जो है वो 5 रुपये पड़े हैं। तो ये आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस ऑफ मनी इन्होंने क्रिएट की मार्केट के अंदर, ठीक है ना। ये तमाशे शुरू कर दिए इन्होंने, इससे बैंक्स जो थे वो क्रैश हो गए, आपके लाजमी सी बात है। और ओबामा उस टाइम पे था जो आपका लिबरल, ठीक है, वो बिल्कुल ही लिबरल आदमी था, और वो आप देखा था उसने कि वॉशिंगटन कंसेंसस को जो है ना वो अच्छा नहीं समझ रहा था। वो दोबारा से वो पुराने लिबरल आइडियाज़ को रिस्टोर करना चाहता था, लेकिन उसने उन आइडियाज़ के अंदर जो बिल्कुल प्योर लिबरल आइडियाज़ थे, उसके अंदर एक ही चीज़ इंक्लूड की जिसको हम कहते हैं कीनीशियन अप्रोच, ठीक है। क्या कि गवर्नमेंट का रोल इंक्रीज़ कर दो, मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का रोल इंक्रीज़ कर दें। गवर्नमेंट अब जो है ना प्राइसेस भी सेट करेगी, टैक्सेस भी गवर्नमेंट के हाथ में, और जो है ना आपका इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट के हाथ में, एक्सचेंज रेट भी गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी देगी, ठीक है। गवर्नमेंट जो है ना अगर कभी रिसेशन आएगा तो गवर्नमेंट अपने बैंक्स को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ भी देगी। ये तमाम, जैसे कि अभी आपने देखा था कि इमरान खान ने जो लॉकडाउन हुआ था तो इसमें सब्सिडीज़ दी थी ना काफ़ी,
अपने जो है ना एम्प्लॉयज़ को। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह से ही होती है कीनीशियन अप्रोच। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आज दिन तक भी हम यही पॉलिसी हम अपनाते हैं, हम जो है ना इसको फॉलो करते हैं। तो ये इस तरह से हम इसको फॉलो करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, जैसे आपने देखा कि बहुत सी चीज़ें हमने जो है ना वो चेंज की थी हिस्ट्री में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँचे हैं कीनीशियन अप्रोच हमने। और आज भी आप देखें जो हमने न्यू डील डिस्कस की थी उसमें, और वो कीनीशियन अप्रोच के तहत थी न्यू डील, जो फ्रैंकलिन डी, जो आपके FDR फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दी थी, वो कीनीशियन अप्रोच के तहत थी, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई थी, एम्प्लॉयमेंट दी थी, वहाँ पर लोगों को लेबर जनरेट किया, ठीक है ना। और आर्म्स इंडस्ट्री आपने देखा था, वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बनाई, ठीक है। तो ये सब्सिडीज़ दी, ये तमाम चीज़ें वो थी कीनीशियन अप्रोच के अंदर। और आज फिर ओबामा ने अपनाई, और आज दिन तक भी आज देखते हैं आप इमरान खान भी वही कीनीशियन अप्रोच अपना रहा है। आप देखते हैं कि उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हाउसिंग स्कीम्स दी, ठीक है, और उस हाउसिंग स्कीम्स में उसने यही बात की कि हम यहाँ पर जो है ना वो लेबर को हायर करेंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आपका नवाज शरीफ ने भी ये काम किया था, ठीक है, उसने भी जो है ना ये तमाम चीज़ें की थी। उसने और एक नए तरीके से शुरू किया था ये काम, कि उसने, आपने देखा था कि वोकेशनल जो टेक्निकल स्किल्स थे, वोकेशनल टेक्निकल स्किल्स, जिसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बरिंग, और जो है ना औरतों के लिए ब्यूटिशियन, और ये तमाम चीज़ें, इस सिलाई कढ़ाई जो है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो स्किल्स उसने देना शुरू किए, ठीक है, लोगों को, ताकि जो है ना लोगों एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो गवर्नमेंट का रोल इंक्रीज़ किया ना मार्केट के अंदर, और उन्हीं जो है ना वो लोगों को फिर गवर्नमेंट ने बाद में जो है ना जॉब्स भी दी। ये उस टाइम का कब हुआ, ये आपका नवाज शरीफ के टाइम में हुआ, ठीक है। तो ये कीनीशियन अप्रोच आज दिन तक हम अपनाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक और मॉडल भी हमारे पास, वो भी हम जल्दी से डिस्कस करके अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। चाइनीज़ मॉडल है हमारे पास, ये आपका लोन नहीं, ये कहते हैं लोन नहीं देंगे, हम बिजनेसेस देंगे इन फॉर्म ऑफ लोन्स, ठीक है। तो इसमें आपका CPEC की मिसाल आपके पास सबसे बड़ी यही है कि उन्होंने हमें बिज़नेस दिया लोन के बजाय। हम जब प्रॉब्लम है, हमें हमारी इकनॉमी डूब रही है, तो उन्होंने हमें पैसे देने के बजाय हमें बिज़नेस दिया है, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम भी है कुछ, कि डेप्ट ट्रैप का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, कि जैसे श्रीलंका ने जो है ना यही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो प्रोजेक्ट के अंदर श्रीलंका को भी इंक्लूड किया था उसने, वहाँ भी पोर्ट्स बनाए थे। अब जब श्रीलंका वो कर्जा नहीं दे पाया, कुछ पैसे थे श्रीलंका ने देने थे, वो नहीं दे पाया, तो उन्होंने इसको जो है ना वो सीज़ कर लिया, और आप वहाँ पर जो है ना वो चाइनीज़ का ही वो वहाँ पर ऑक्यूपेशन है। तो इस तरह से हमारे गवादर पोर्ट को भी एक थ्रेट उससे आता है। और गवादर पोर्ट को क्यों थ्रेट आता है, ये आपका जो है ना कहते हैं हमारे साइंटिफिक और हमारे सिस्टम अप्रोच वाले, क्योंकि आपने देखा था सिस्टम अप्रोच वाले क्या कहते हैं कि जो माहौल है आपका वो पहले कैसा था। जिस टाइम पे ये माहौल था, श्रीलंका के साथ ये तमाशा हुआ, उस टाइम पे आपने माहौल देखना कि क्या माहौल था, कैसा सिस्टम था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट क्या थी, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट क्या थी, उनके मसले क्या थे, उनकी इकनॉमी क्या मसले थे श्रीलंका के। ये तमाम चीज़ें अगर फिट होती हैं यहाँ पर आपका आज के पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, तो डेफिनेटली फिर गवादर पोर्ट को थ्रेट होगा। ये हमारी यहाँ पे हमने सिस्टम अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया है एक किस्म का, ठीक है, कहाँ पर, चाइनीज़ मॉडल के अंदर। तो ये हमारा जो है ना वो जो हमारा जो टॉपिक था इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकनॉमी का, वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है ना इनकी जो मेन थ्योरीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि ऑब्वियसली हमने पहले रियलिज़म के बारे में बातें की थी कि वो उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट था, हमने डिस्कस किया था पहले। अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकनॉमी के अंदर हम इन्हीं रियलिज़म और लिबरलिज़म वाली थ्योरीज़ का हम जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मर्केंटलिज्म रियलिज्म का एक जो है ना इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये वो क्लासिकल रियलिज्म जो आपने सुनी थी ना बात, उसी का ये मर्केंटलिज्म एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। इसकी हिस्ट्री आपने देख लिया, आपको इसका टाइम पीरियड भी पता चल गया, हर चीज़ पता चल गई। तो IPE की जो हमारा जो लेक्चर था वो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को IPE के ऊपर लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि
ये आईपी एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को बिल्कुल बहुत मुश्किल से समझ में आता है। तो मेरी कोशिश यही थी कि आईपी को आसान करके आप लोगों को समझा दूं, और जो है ना ये लेक्चर मेरा जो है ना वो बिल्कुल फ्री होगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस से जो है ना वो तमाम कोर्सेज़ का पूरा कोर्स आप लोग जो है ना वो परचेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों के सामने जो है ना वो नंबर आप लोगों को दिख रहा ही होगा। इस नंबर के ऊपर आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आप लोगों को जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला वो दे दिया जाएगा, जो भी आप लोगों के साथ जो है ना डिस्कशन कर ली जाएगी उसके मामले में, ठीक है। अब ये जो है ना वो हमारी आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो को जो है ना वो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो है ना काफ़ी मेहनत लगती है हमारी ये वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह निगहबान।